हेलो बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे एक एक करके, और इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस या कुछ इक्वेशंस हैं जो हमारे आगे के कंसेप्ट को समझने में हमारी मदद करेंगे। उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो जो हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल का पहला जो पोस्टुलेट था वो ये था, जैसा कि दिया हुआ है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव्स इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, या कह सकते हो स्टेट्स, और एनर्जी शेल्स कह सकते हो, ईच विद अ फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड रेडियस। तो देखो इसमें क्या है, इससे पहले जो मॉडल था हमारे पास उसका नाम था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर जो आपका एटम था उसका सेंटर पे एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था विद अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल के साथ, जो अल्फा पार्टिकल की मदद से हमने परफॉर्म किया था। तो उससे हमें ये पता चल गया था कि किसी भी एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। ओके, लेकिन उसके अंदर ही एक और सजेस्ट की गई थी चीज़ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट। लेकिन तब तक क्लासिकल थ्योरी में एक चीज़ हमें पता चली थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, बिकॉज हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, राइट। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा तो उसको देखिए वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती जाएगी इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्बिट होगा उसके अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रही है, यानी कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन तब तक थ्योरी में एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुका था कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, फॉर एग्जांपल मैक्सवेल्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी थी उससे ये प्रूफ हो चुका था कि कोई भी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल क्या करता है, रेडिएशंस इमिट करता है, जिसको हम ईएम वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स है ना, वो प्रोड्यूस करता है। तो इस केस में क्या होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स लिबरेट करेगा या निकालेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है वो धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ आएगा, और एट द एंड वो क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लैप्स हो जाएंगे। तो ये जो मॉडल था हमारे पास रदरफोर्ड का, ये स्टेशनरी शेल या किसी स्टेशनरी ऑर्बिट को बताता नहीं था, बल्कि बस यही कहता था कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में वो राउंड करेंगे। लेकिन जो प्रीवियस थ्योरी थी हमारे पास वो ये बताती थी अगर ऐसा होगा तो ये इमिट करेंगी ईएम वेव्स, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टेबिलिटी है किसी भी एटम की उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। तो उस मॉडल कि इस लिमिटेशन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बोहर ने ये सजेस्ट किया कि जो ऑर्बिट होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो पहली इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उन्हें ये चीज़ एक तरह से सजेस्ट करी। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्या रखा है कि नो एनर्जी लॉस। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन रिमेन रहेगा इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और लॉस एनर्जी, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने ये एक तरह से इस्टेब्लिश करा या ये मेक श्योर करा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में ना चला जाए, राइट। ओके, तो थर्ड जो पोस्टुलेट हमारे पास था बोहर एटॉमिक मॉडल का, देखिए वो क्या कहता है कि क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्वांटाइज कर सकते हैं। और उसने ये बताया कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 होता है, जैसे यहाँ पर बताया देखिए n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2, यानी कि जो उसकी एनर्जी जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है h अपॉन 2 होता है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n का यहाँ पर नंबर यहाँ पर जो n है वो 1 2 3 4 ऐसे आपके पास नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से इंटीजर है, और ये जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो n=1 होगा, इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो n=2 होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट कहता है। तो लेट अस नाउ मूव टू द फोर्थ पोस्टुलेट। अब एक चीज़ ये और बताता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन
किसी एक ऑर्बिट से दूसरे पे जंप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, हाँ, और ये n=1 कोई ऑर्बिट है, तो अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी में जंप करेगा, फॉर एग्जांपल n=1 से n=2 में जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट। तो क्या होगा कि इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी तो एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, फॉर एग्जांपल n=3 से अगर मान लो n=1 में आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक पोस्टुलेट था, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें कहता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। वन स्टेशनरी स्टेट का मतलब वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, या अपर टू डाउन और डाउन टू अपर, वट। तो एब्जॉर्प्शन में देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू अ हायर एनर्जी लेवल फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर जाता है, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन। तो फोटोन एनर्जी कहाँ से आएगी, लाइट से आएगी। तो लाइट किससे मेडअप ऑफ होते हैं, दे आर मेडअप ऑफ फोटोन्स। तो फोटोन वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी लेकर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सिमिलरली इमिशन एक आता है, इसमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ड्रॉप करेगा टू अ लोअर एनर्जी लेवल। तो जब वो ड्रॉप करेगा तो अपनी एनर्जी जो एक्स्ट्रा है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस इमिट कर देगा, ठीक है। तो बाय इमिटिंग अ फोटोन विद एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स। और ये जो एनर्जी लेवल्स अगर डिफरेंस आएगा, एनर्जी फोटोन जो मिलेगा वो हमारे पास आता है ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है। तो इन पोस्टुलेट को धीरे धीरे हम समझते हैं और कुछ जो एक तरह का बैकग्राउंड जो है हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ इक्वेशंस को हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो ये कहता है, यहाँ देखेंगे कि स्टेशनरी ऑर्बिट में है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है ना सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर ऐसा होगा तो इसको समझते हैं, देखिए क्या होता है इस सिचुएशन में, है ना। मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑर्बिट है ना, ये आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, राइट। तो क्या होगा, इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके। तो ये इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन हमको पता ही चार्ज पार्टिकल है, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लो ई होगा, और ये जो आपके पास एटम है उसका न्यूक्लियस का चार्ज मान लो Z इंटू ई होगा। Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर, राइट। तो इस पे चार्ज होगा। हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन चार्ज किस पे होता है, केवल प्रोटॉन पे। तो एटॉमिक नंबर जो होता है Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये Z जो है आपका एटॉमिक नंबर भी होता है और प्रोटॉन नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर कह लीजिए आप, एटॉमिक नंबर, और यू कैन से इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। तो अगर ऐसा होता है हमारे पास, तो हमको पता है यहाँ पर जो ये फोर्स लगती होती है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, और जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है, यानी कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, वो इज इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ है। तो ये दोनों इक्वल होंगी, तभी ये क्या इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में रह पाएगा। आपका ये पहला जो है पोस्टुलेट से हमें पता चल गया। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो k टाइम्स दो चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का E है, जबकि आपका न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू ई है अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम मान के चलें कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका रेडियस जो है सेंटर से वो R है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कितना होता है, mv स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो m मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी जो है v है, तो v स्क्वायर अपॉन में R, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको इससे क्या मिल जाएगा, हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, है ना, या हमें रेडियस भी मिल सकता है इससे। देखो ये आएगा k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन में R, एक R मैंने यहाँ से काट दिया, m इंटू वी स्क्वायर आ गया, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर हम इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो देखो हमारे पास इसको थोड़ा आगे सॉल्व हम कर सकते हैं।
तो यहाँ से देखिए आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमें पास क्या निकल के आ जाएगी, आर की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आर, वो आ जाएगा जेड के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। और z की जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर जो k की वैल्यू है ना, k ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों ये जो हो जाएगा, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी निकल के, ये निकल के हमारे पास, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, ये के जेड ई स्क्वायर एम वी स्क्वायर तो हमारे पास आ ही गया है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वी की वेलोसिटी निकालते हैं और हमें सेकंड पोस्टुलेट को यूज़ कर, ये हमने कौन सा पोस्टुलेट किया है, फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने बताया था सेकंड पोस्टुलेट है ना। ऐसे हम निकालेंगे फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट। जो थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास देखिए जो हमने निकाला था यहाँ पर, वो हमने क्या लिखा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड हमें पता चलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज होता है। तो जब क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम वाले कंसेप्ट को हम यहाँ लगाते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है, फ्रॉम क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम एल होता है जो एम बी आर के इक्वल होता है, पी क्रॉस आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका आर जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है और आर इसका रेडियस है, राइट, सर्कुलर ऑर्बिट का। तो ये इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन में 2 पाई होता है। ये हमको, इसको भी हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, राइट। देखिए पहले समझ लेते हैं ये ऐसा होता है। तो जब ऐसा करेंगे तो देखिए हमारे पास जो आएगा, यहाँ से v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब v की वैल्यू निकालेंगे तो m इंटू वी आर है ना, तो यहाँ पर जो m इंटू वी आया वो आया एन एच अपॉन में 2 पाई आर, राइट। तो v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आएगी एन एच अपॉन में 2 पाई m इंटू आर। तो ये जो v की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में न्यूक्लियस के अराउंड, वो रेडियस कितना है, राइट। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास जो आएगा वैल्यू, वो r कितना आया था, वो था z इंटू के ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी स्क्वायर, और v की ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे उसका स्क्वायर करते हुए, है ना। तो आएगा z इंटू के ई स्क्वायर एम और v का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एन एच 2 पाई एम आर, इसका कर देंगे स्क्वायर, राइट। तो इसको थोड़ा सा जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी हमारे पास z इंटू के ई स्क्वायर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल आया, आर के इक्वल। तो तुम देखोगे यहाँ आर है, आर स्क्वायर, तो एक आर कट जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और लेट अस से देखिए अब क्या होता है हमारे पास। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, आर तो हमारा कट गया है ना, तो जब वो कैंसिल हो जाएगा आर, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी इज इक्वल टू 1। एक आर कट गया हमारा यहाँ से, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए आर यहाँ से एक हमारा कट गया, तो जेड के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे जेड के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है एम स्क्वायर इंटू एक आर, देखो हमने यहाँ से काट दिया था तो एक आर बच जाएगा, तो आएगा एम स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो गया था, एम स्क्वायर और आर, तो एम स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय, देखिए एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो लिख देंगे एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो देखिए इसमें ये 2 एम है, ये एम है, ये भी कट जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा हमारा जेड के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एक एम एक आर अपॉन में, ये एम कट गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 1। तो हमें निकालना था आर, तो देखो आर की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, राइट। अब यहाँ कर हम यहाँ पर के की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एच स्क्वायर जेड, अब के को लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है, ये 4 पाई स्क्वायर है, ई स्क्वायर भी है, ई स्क्वायर लिख दिया, और एम है, एम भी लिख दिया। तो देखो यहाँ पर 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को मैं ऊपर ले सकता हूँ, तो अगर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
4 पाई मैंने काट दिया, तो z बचा, यहाँ पर 1 पाई बचा, ई स्क्वायर बचा, m बचा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो r की जो वैल्यू आ गई उसको हम लिख देते हैं एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर एक एन स्क्वायर भी था, राइट, तो यहाँ एन स्क्वायर भी हमें लिखना है, तो एन स्क्वायर भी लिखते हैं, तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा आपके पास जेड पाई ई स्क्वायर और एम, तो इसको हम लिख सकते हैं, और एन स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको लिखा जाता है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर इंटू एम एन स्क्वायर इंटू जेड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एच की जो वैल्यू हमारे पास है वो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस में 34 है ना। सिमिलरली हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है तो बताया 1/4 एप्सिलॉन होता है 9 इंटू 10 पावर 9 है ना, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको उल्टा कर देंगे हम, तो वैल्यू करके हम ले सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 पावर 9 होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये एक्चुअली नीचे आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस में 19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस में 31। तो हम जबकि जब वैल्यूज पुट करेंगे ना तो आर जो हमारे पास आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो r है, क्योंकि डिफरेंट n की वैल्यू के लिए r की वैल्यू अलग है, तो इसको मैं r सबस्क्रिप्ट n लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो r की वैल्यू निकल के आई है, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, किसी भी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन का जो राउंड न्यूक्लियस घूमता है उसका जो रेडियस निकल के आता है rn, वो कितना आ जाता है 0.529 है ना, और ये आता है n स्क्वायर अपॉन जेड, और ये जो आता है ये आता है आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो बेसिकली ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास जो हमने यहाँ पर लिखी है ना, ये आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू है। तो अगर इसको हम मीटर में लिखने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा 0.529 10 पावर माइनस में 10 आएगा, ये आर्मस्ट्रॉन्ग का था, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट दिस थिंग, ओके। तो हमारे पास जो आर एन निकल के आ गया है, देखिए वो कितना आ गया है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये इतना निकल के आ गया। तो अब जो नेक्स्ट टास्क हमारे पास निकल के आता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो हमारे जो रेडियस आ गया ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है ना, वो आ गया आर एन 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमें याद रखना है। सिमिलरली हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो आएगा वो कैसे निकालेंगे, देखो ये भी सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला सेम उसी तरह से हम वेलोसिटी के लिए भी निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए वेलोसिटी के लिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास हमें एक चीज़ पता चल गई है यहाँ पर कि जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो कितना निकल के आती है, हमने ऑलरेडी इक्वेशन को सॉल्व करा हुआ है। तो वेलोसिटी जो निकल के आई थी यहाँ पर देखिए हमने जो निकाला था ये हमारी वेलोसिटी निकल के आती थी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो कितनी थी, जो सेकेंड वाला हमने इक्वेशन लिखा था वो लिखा था v इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई m इंटू आर। तो अगर मेरी वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिट है तो r भी n आ जाएगा, राइट, सबस्क्रिप्ट में। तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो आपको n डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर n ऐसे रखेंगे, h ऐसे रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, और ये वैल्यू आ रही है 0.529, ठीक है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग में ध्यान रखना, तो इसे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 10 पावर माइनस में 10 हो जाएगी एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। इसको जब थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो देखियो ये हमारी पे जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास बच्चों, वो निकल के आएगी h अपॉन 2 पाई m 0.529, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ n देखिए NH में h लिखा है, n अभी लिखना है, ये n हो गया, ये हमारे पास है n स्क्वायर, z चला गया ऊपर, तो तुम देखोगे यहाँ पर n से n कट जाएगा, तो आपके पास आएगी, इसकी वैल्यू लिखते हैं 6.6 इंटू 10 पावर माइनस में 34
इंटू 10 इंटू 2, इसे 3.14 लिख देता हूँ। m जो इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ लिखता हूँ, इंटू 0.529, राइट, 529, और ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा z/9 ठीक है। और इनको जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2.18, है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 2.18। तो 2.18 लिख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे ये 10 की पावर आ जाएगा 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ी से घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल के आएगी वो ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो दो चीज़ निकल के आ गई, एक तो रेडियस निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है, दूसरी हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ गई, वो है 2.18 इंटू 10⁻6 z/n। ऑब्वियसली ये होगा इन मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो अभी तक बच्चों हमने क्या किया है, हमने वेलोसिटी निकाल लिया है पार्टिकल का, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जो हमने सेकंड चीज़ निकाली थी वो हमने रेडियस निकाल लिया है, ठीक है। तो अब एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन जो आता है दिमाग में वो ये आता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल चारों ओर घूम रहा है ना, अगर मान लो आपके पास ये एक सर्कुलर पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे करके विद वेलोसिटी v, है ना, और जिसका जो रेडियस दे रखा है वो r आपको दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात आता है कि इसका वेलोसिटी और अगर रेडियस दे रखा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा हम वो निकालते हैं ना। तो टाइम पीरियड जो आएगा हमारे पास वो आता है किसी nth ऑर्बिट का डिस्टेंस जितना पूरा ट्रेवल किया है, और आपका वेलोसिटी कितनी है, यानी कि 2πr, ठीक है, सरकमफ्रेंस nth ऑर्बिट के लिए, और वेलोसिटी मान लीजिए vn है ना। अब ये दोनों चीज़ हमने निकाली हुई है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है जो rn निकाला था हमने वो आया था 0.529 इंटू 10⁻⁻10 आया था, आर्मस्ट्रॉन्ग में था n² z, ये आपकी वैल्यू होती थी जो rn की वैल्यू होती थी, राइट। और डिवाइड बाई vn की हमने निकाली है अभी, वो 2.18 इंटू 10 कितनी आती थी, वो आती थी 6 z/n। तो आप लिखोगे z/n, ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आती थी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे देखो बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा n⁻3/z। तो देखो ये हमारे पास आता है 0.529 इंटू 10, इसको ऊपर ले जाएंगे 6 को, और ये माइनस में 10 है तो -16 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपका 2.18। जबकि n को जब ऊपर ले जाएंगे, n की पावर ऑलरेडी 2 है तो n की पावर 3 हो जाएगा, और z हमारा है ऑलरेडी और यहाँ पर z है तो z की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इस वैल्यू को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली वो आएगी 1.524 इंटू 10⁻⁻16 देखिए ऑलरेडी आ ही रखा है, n की पावर 3 डिवाइड बाई z की पावर 2। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा इन nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली ये जो टाइम पीरियड आएगा ये भी सेकंड में आएगा, क्योंकि हर चीज़ जो आप देखोगे वेलोसिटी टाइम है ना, वेलोसिटी है, रेडियस है या टाइम है, ये सारी की सारी SI यूनिट में दे रखी है, तो SI यूनिट में तो ये सेकंड में आ जाएगा इसी के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास निकालने को आता है वो आता है करंट, राइट। अगर मान लो कोई कहे कि करंट निकालिए, करंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखिए ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है जो करंट की वैल्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, जबकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी डिवाइड बाई टाइम हो गया, तो ई अपॉन में टाइम जो होता है डी क्यू अपॉन में डी टी होता है ना भाई, चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम। तो टाइम हमारा टी है और कितना चार्ज मूव कर रहा है, क्यू चार्ज मूव कर रहा है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और टाइम हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, है ना, ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू जब निकालेंगे 1.524 × 10⁻16 तो ये उलट जाएगा, z² आ जाएगा ऊपर और n की पावर 3 आ जाएगा नीचे एट द बॉटम,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब करंट जो आपके पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली हम वो लिख सकते हैं 1.049 इंटू 10⁻³ ये इतना आएगा, z की पावर 2 आ गया है और n की पावर 3 आ गया है। ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10⁻³ z की पावर 2 n की पावर 3। ठीक है, अच्छा अगर हमें ये निकल ही गया है तो हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई करंट एक सर्कुलर पार्ट में घूम रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते थे हमें, ये मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसके चारों ओर जो है कुछ करंट फ्लो कर रही है, करंट है I, तो हमें पता है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता था m वो होता था I इंटू ए, जिसका एरिया होता था। अब एरिया तो हमको ऑलरेडी पता ही है RN है ना, जब रेडियस दिया रखा है तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू RN है ना, I की वैल्यू पता ही है और ये आएगा पाई इंटू RN का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता ये जो वैल्यू आई थी 1.05 इंटू कितना आया था हमारे पास, देखिए ये हमारे पास आया था 10⁻³ z की पावर 2 और n की पावर 3, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे है ना, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ z की पावर 2 अपॉन n की पावर 3। ये तो आपके पास आ गया करंट, और आपके पास दूसरा क्या है पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई करेंगे r का स्क्वायर तो है 0.529 इंटू 10⁻10, ये n स्क्वायर बाई z था राइट, इसका स्क्वायर करना है ना, ये पाई इंटू आर उसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इनको जब सॉल्व किया जाएगा हमारे पास है ना, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए ये वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आ जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, हम वहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सबको कैलकुलेट करें, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जब निकल के आएगा हमारे पास वो निकल के आ जाएगा 1.845, ठीक है, इंटू 10⁻⁻23 इंटू n आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो n की पावर 4 हो जाएगा, z की पावर 2 हो जाएगा, z की पावर 2 कट जाएगा, n की पावर 4 में से n की पावर 3 कट जाएगा, तो केवल n बच जाएगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आया वो आया 1.845 इंटू 10⁻⁻23 n। तो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी इलेक्ट्रॉन का जो nth ऑर्बिट में, तो mn लिख देते हैं क्योंकि nth ऑर्बिट में वो घूम रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं और चीज़ें भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होता है कोई भी सर्कुलर पाथ के सेंटर पे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक जो फील्ड होगा ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो निकल के आएगा, देखो जब कोई सर्कुलर पार्ट में ऐसे घूमता है तो हमको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी होते हैं म्यू नॉट I अपॉन में 2πr है ना, ये होती है। तो आप ये वैल्यू पुट करोगे, देखो I हमें पता ही है, R की वैल्यू भी हमको पता ही है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड इसके करंट की वजह से घूमने की वजह से जो करंट फ्लो करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी वो आएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। ठीक है, और I जो हमने निकाला था वो कितना निकाला था 1.05 इंटू 10⁻³ z की पावर 2 n की पावर 3 निकाला था है ना, और अपॉन में था 2π इंटू r, और r निकाला था 0.529 इंटू 10⁻10 n स्क्वायर अपॉन में z था। ठीक है, तो देखो ये सब जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, वो हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसको इजीली हम निकाला जा सकता है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 12.5 आ जाएगी है ना। इसको सॉल्व करेंगे देखिए हम, तो आएगा 12.5 के अराउंड, और ये तो हम देख ही रहे हैं एन जेड की पावर 2 है अपॉन एन की पावर 3 है, ऊपर z चला जाएगा और n की पावर 2, तो तुम देखोगे n की पावर 5 हो जाएगा, z की पावर 3 हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 12.5। ठीक है, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है टेस्ला में हम कैलकुलेट करते हैं, तो z की पावर हो जाएगा 3 और n की पावर हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो आया ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो आपके पास ऑफ एन एटम आएगा 12.5 z की पावर 3 अपॉन n की पावर 5।
तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक बार दोबारा से जो थर्ड हमारे पास जो इसके पोस्टुलेट था बोर का, वो थोड़ा एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच अपॉन 2 पाई है ना। तो हम ये थोड़े समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मोमेंटम आया है एंगुलर मोमेंटम एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई कैसे आया, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक एटम है ना, और एटम में क्या हो रहा है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो जस्ट लाइक अ पार्टिकल नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि वो इस तरह से एक वेव फॉर्म बनाता हुआ ऐसे मूव कर रहा है ना। ऐसे मान लिया हमने बना लिया। तो हमें एक इंटरेस्टिंग जो हमें इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि जब ये पार्टिकल ऐसा कंसिडर मतलब मूव हो रहा है तो ये एक सर्कुलर उस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा यानी कि 2 पाई और आर होगा वो इजिकल टू होना चाहिए जो वेवलेंथ है ना। मान लीजिए एन नंबर ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है, 2 वेवलेंथ हो सकता है, 3 वेवलेंथ हो, इस तरह से वो एक सर्कल पूरा करेगा। तो इसकी जो भी वेवलेंथ होगी उसको एन टाइम्स हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो कंसिडरेशन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, जिसके बेसिस पे हम ये प्रूव कर देंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एल निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, आर इंटू पी होता है ना ऐसे। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आर इंटू पी, तो पी को मास इंटू वेलोसिटी लिख देंगे और एक आर हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखिए हमारे पास क्या आता है, हमें 2 पाई आर हमें पता है एन टाइम्स ऑफ लेमडा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना ही से ही डिवाइड करेंगे। और 2 पाई आर क्योंकि हमारे पास एन लेमडा होता है तो यहाँ हम इसको एन लेमडा लिख देंगे। तो आपके पास मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 पाई कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ लेमडा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपके m इंटू पी क्या होता है। अब आपको ये पता है कि आपके डी ब्रोगली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, है ना। तो डी ब्रोगली ये कहते थे कि अगर कोई पार्टिकल उसमें क्या होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह बिहेव करता है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एच अपॉन में कितना होता है, उसका मोमेंटम के इक्वल होती है। मोमेंटम होता है इस केस में मास इंटू वेलोसिटी, तो एच अपॉन में एम इंटू वी। तो तुम देखोगे यहाँ से एम इंटू वी की जो वैल्यू निकल के आएगी एच अपॉन में लेमडा आएगी, तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो ये देखिए ये आ जाएगा, एम बी की जगह लिख देंगे एच अपॉन में लेमडा, ठीक है। एन लेमडा ऑलरेडी था और 2 पाई हमारे पास है ही, तो क्या हो जाएगा, एम लेमडा से लेमडा कट जाएगा और केवल बचेगा एच, तो यानी कि एच बच जाएगा। और ये एन हमारे पास है ही अपॉन में 2 पाई, यानी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम आया वो एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन में 2 पाई आया। तो इसमें जो ये कंसिडरेशन थी कि आपके पास जो सरकमफ्रेंस होगी वो इक्वल टू एन लेमडा होगी, ये एक ब्रेक थ्रू था एक तरह का। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एन नंबर पे डिपेंड करता है, यानी कि वो कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि डिस्क्रीट होता है, यानी कि वो एन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन में 2 पाई होता है, जबकि n इक्वल टू 2 लेने पर वो एच अपॉन में 2 पाई आता है। इसका मतलब क्या है, इनकी कुछ डेफिनेट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल L1 की वैल्यू ये है, L2 की वैल्यू ये है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसकी एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के बीच में होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपके पास कंसिडरेशन यहाँ निकल के आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन थी जो कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है, ये अपनी एक जगह रखती है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा फोर्थ पोस्टुलेट था, इसका लास्ट पोस्टुलेट। देखिए इसमें हमने बताया था कि एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करता है तो ट्रांजिशन होता है, और जो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है वो इक्वल टू क्या होता है, वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। वो कैसे मिलता है, या तो इलेक्ट्रॉन फोटोन को हम एब्जॉर्ब करते हैं या फोटोन इमिट करते हैं, ठीक है। तो ये पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी कैसे निकालेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो वो पहले देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है और इसका जो रेडियस है वो ये है r। तो अगर ऐसा होगा तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मान लो आपका जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है वो Z इंटू ई है ना, क्योंकि प्रोटॉन नंबर Z है और एक प्रोटॉन पे चार्ज मतलब प्लस ई है, तो इसका प्लस मतलब Z इंटू
जेड प्लस जेड ई चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी वी, उस पर चार्ज कितना होता है, वो माइनस में ई होता है। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो होता है 1/4πε0। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर Q1 इंटू Q2 अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस होता है विच इज़ R। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो पहला पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज है माइनस में ई, जबकि न्यूक्लियस का चार्ज है Z इंटू ई, ये प्लस का है जबकि माइनस का है, अपॉन में R। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में Z इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर। सिमिलरली हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इस केस में हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पार्ट में घूमता है, हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो आपके पास जो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, और वो होता है 1/4πε0, पहला चार्ज Z इंटू ई, सेकेंड चार्ज ई। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि इसमें क्या होता है, हम केवल मतलब मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो आर का स्क्वायर हो गया, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें एम वी स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है, तो एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है Z इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0, और एक आर यहाँ कट जाता था यानी कि ये, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है हाफ एम वी स्क्वायर है, और एम वी स्क्वायर हमने निकाला है वो है Z ई स्क्वायर अपॉन में 4πε0 इंटू आर। ठीक है, और हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की तरह बिहेव करता है। एनर्जी जो होती है इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटी हम क्या करेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर करेंगे। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगा Z इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8πε0 इंटू आर। तो देखिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, चक्कर मार रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये निकल के आ रही है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ये निकल के आ रही है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि इसकी भाई टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो Z इंटू ई स्क्वायर अपॉन में 8πε0 इंटू आर आ रही है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में Z इंटू ई स्क्वायर अपॉन में 4πε0 इंटू आर आ रही है। तो इन दोनों को जो सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में Z ई स्क्वायर अपॉन में 8πε0 इंटू आर। ये 8π है, ये आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे अगर इनको कंपेयर किया जाए तो आपको पता चल रहा होगा जो काइनेटिक एनर्जी है वो देखो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही है। देखो ये टोटल एनर्जी के बराबर ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, ए माइनस का है जबकि काइनेटिक एनर्जी प्लस की है, यानी कि हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है। जबकि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस की है ना, और टोटल एनर्जी भी माइनस की है, लेकिन टोटल एनर्जी 1/8 है जबकि पोटेंशियल एनर्जी 1/4 है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की डबल है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब हम टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे कि इसकी और वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू अभी तक निकल के आई है, जो टोटल एनर्जी आई है वो कितनी निकल के आई है, वो हमारे पास निकल के आ गई है ये। तो आपकी जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकल के आई है वो हमारे पास निकल के आई है, वो आई है माइनस में Z इंटू ई स्क्वायर अपॉन में 8πε0 इंटू आर। तो अगर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू हम ऑलरेडी वैसे तो निकाल चुके हैं, है ना, लेकिन हम फिर भी दोबारा से इसे करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे हमारे पास जो MBR होता है, MBR है ना, अगर जो आपके L की वैल्यू होती थी सेकेंड पोस्टुलेट, तो वो जो निकल के आता था वो होता था n टाइम्स ऑफ H अपॉन में 2π, राइट। तो यहाँ से जो R की वैल्यू निकल के आ रही है, अच्छा इसमें हम V की वैल्यू भी बाद में पुट करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वैसे तो MBR NH अपॉन 2π आती है। ठीक है, तो अगर हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो निकाल सकते हैं। एक चीज़ और थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता था सर्कुलर ऑर्बिट में तो MB स्क्वायर अपॉन में R होता था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि Q1 ZE है, Q2 E है अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एक R कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा MV स्क्वायर अपॉन में
आर तो कट गया, तो ये इक्वल टू आएगा 1/4πε0 z इंटू ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है वो हम यहाँ उठा के रख सकते हैं। तो ये जो v की वैल्यू यहाँ से आई थी, अगर यहाँ पुट करेंगे तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ जो v की वैल्यू आई है पहले वाले के अंदर, वो निकल के आती है NH अपॉन 2π, v हम निकालें तो m इंटू आर यहाँ लिख दें। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, तो देखो ये आ गया m इंटू वी स्क्वायर, और v की वैल्यू है NH अपॉन 2π एम आर, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि v का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1/4πε0 z ई स्क्वायर अपॉन में आर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो आपके पास देखो ये वैल्यू आएगी m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में, इसके हो जाएगा 4π स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर, जबकि यहाँ है 1/4πε0 z ई स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखोगे यहाँ से एक आर कट जाएगा, यहाँ से एक एम कट जाएगा, तो एम कटेगा तो आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, एक एम कट गया, एम आ गया, और यहाँ से एक आर कट गया तो यहाँ एक आर आ गया, तो यहाँ बचा z इंटू ई स्क्वायर अपॉन में 4πε0। तो आपको क्या करना था, आपको निकालना था यहाँ पर पुट करने के लिए 1/r, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1/r निकालेंगे, तो 1/r जो निकल के आ रहा है वो z इंटू ई स्क्वायर। आराम से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4π स्क्वायर m इंटू m डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। तो इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 से 4 कट गया और एक पाई भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा z इंटू ई स्क्वायर m इंटू पाई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो 1/r आ गया, ये वैल्यू 1/r की हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, उसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आनी चाहिए, देखिए वो हमारे पास इस समय आएगी, देखिए। तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास है वो निकल के आ रही है माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब 1/r जो हमने अभी अभी निकाला है वो कितना निकाला है, वो निकाला है z इंटू ई स्क्वायर पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/r की, तो आपको जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी माइनस जेड ई स्क्वायर 8π एप्सिलॉन नॉट, और 1/r हमारा है z इंटू ई स्क्वायर पाई इंटू एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो सॉल्व करके आएगा, इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो आएगा जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ों को हम लिखते हैं। तो जेड स्क्वायर ले लिया, ठीक है, एन स्क्वायर ले लिया, तो बचा क्या, ई की पावर 4 बचा, पाई कट जाएगा आपके पास, एम बचेगा, ठीक है, और बचेगा 8, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर हमने ले चुके हैं, यहाँ एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब बेटा इन सब की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगी वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी निकल के। तो टोटल एनर्जी निकल के आएगी हमारे पास माइनस में 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आती है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट, राइट, ओके। तो अगर ये हमारे पास निकल के आती है तो हमको ये पता है जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है वो होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ वेवलेंथ भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो निकल के आएगी 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, जिसकी हमने अभी वैल्यू निकाली थी। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू थी, है ना। तो ये आपके पास आएगा c बाई लैम्डा h, है ना। तो ये वैल्यू हम पहले वाली वैल्यू लिख देते हैं, ये है e की पावर 4m अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 1/λ निकाल लेते हैं, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस में e की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h यहाँ जाएगा तो h की पावर 3 हो जाएगा, हाँ, और c भी नीचे आ गया, जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे कितना वैल्यू हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हम निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे पास आता है, अच्छा ये जो चीज़ हमारे पास है इसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये जो वैल्यू आती है इसको रेडबर्ग कांस्टेंट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो हमें जब 1 बाई जो लैम्डा आएगा वो आएगा रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, आएगा z
स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो हमारा एक इस तरह का एस्टिमेट आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो लैम्डा निकलेगा वो केवल तब निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन जो होगा एक ऑर्बिट से दूसरे में मूव करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो आपका फोर्थ पोस्टुलेट है वो कहता क्या है, ठीक है। चलिए, तो हमको ये पता चल गया कि अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑर्बिट है, मान लो ये nth ऑर्बिट है और आपका ये दूसरा ऑर्बिट है, ये मान लीजिए आपके पास mth ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से दूसरे में जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो चेंज इन एनर्जी आएगी आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, तो ई एम की एनर्जी में से माइनस कर दूंगा ई एन की एनर्जी, ठीक है। तो ये जो निकल के आती है ये आएगी माइनस में 13.6 अपॉन एम स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर देंगे ई एन, यानी कि माइनस में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो आप जैसे ही माइनस 13.6 को कॉमन लेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जेड स्क्वायर में है, जेड स्क्वायर को भी ध्यान रखना है आपने। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर रहेगा, यहाँ रहेगा जेड स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो सिमिलरली आपके पास जो एनर्जी का ही चेंज आएगा, बेसिकली हम इसको एच सी बाई लेमडा इसको लिखेंगे और ये आ जाएगा आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट जो हमने अभी किया था, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो ये पहले आ जाएगा, राइट। तो 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, वेयर ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है, जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, देखिए ये था e की पावर 4 इंटू एम डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की पावर 3 इंटू सी, ठीक है। ये हमने वैल्यू निकल दी और ये वैल्यू हमारी जो निकल के आती है वो आती है 1.01 इंटू 10 पावर 7 के आसपास हमारे पास वैल्यू इसकी निकल के आती है पर मीटर, ठीक है। क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा था ना, इसीलिए। अच्छा, ये सी को हम इधर ले गए तो ये 1 अपॉन में लैम्डा आ गया। बेसिकली हम इसको लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस थिंग, ठीक है। तो आपका जो 1 अपॉन लैम्डा निकल के आएगा वो आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1.01 इंटू 10 पावर 7 एन 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। ये ऑफ कोर्स जो आपके ये आएगा ये वेवलेंथ में आएगा, तो यानी कि मीटर में आ रहा है, क्योंकि रेडबर्ग 1 अपॉन मीटर है ना, तो 1 अपॉन मीटर है। तो इसको जो इधर ले आएंगे तो मीटर आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू निकलने, क्योंकि हम 1 अपॉन लैम्डा निकालेंगे 1 बाई मीटर आएगा, ठीक है। जब लैम्डा निकालेंगे तो उल्टा करेंगे तब ये मीटर हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी हमने क्या करा, सारी की सारी जो पोस्टुलेट थी और वो कैसे मैथमेटिकली एक दूसरे रिलेटेड थे हमने वो सीख लिया। तो अभी देखिए इस ऐसा नहीं है कि ये जो पोस्टुलेट हमने दिए हैं, बोर ने जो ये एटॉमिक थ्योरी दी वो हमेशा 100% सही है या हर तरह से सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, या हर तरह की जो हमारी जिज्ञासाएं थी किसी यूनिवर्स को या इस नेचर को समझने के लिए, वो हर तरह से एटॉमिक लेवल पर वो उसको पूरी तरह से बता देती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ इसमें लिमिटेशंस भी थी, है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिमिटेशंस थी। तो अगर देखेंगे आप इसमें लिमिटेशंस को, तो देखिए यहाँ पर जो लिमिटेशंस आती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आपके पास ये जो एटॉमिक मॉडल होता है हमारे पास बोहर का, वो केवल एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी के लिए ठीक रहता है। लेकिन जैसे हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के एटम में जाते हैं तो ये फेल हो जाता है, ठीक है। ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा आपके पास क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन को हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो हमको क्या नज़र आती है, एक स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आती है, जिससे पता चलता है भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे का, तो एनर्जी का शिफ्ट हुआ उसकी वजह से आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आएगी। लेकिन उसको अगर हम बारीकी से देखते हैं ना एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको नज़र आएगा कि बेसिकली वो एक लाइन ना होकर मल्टीपल लाइंस होती है, नॉर्मली 2 लाइंस तो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें जो फाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें पता नहीं चलता। भाई एक जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है, ये तो पता चल रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन इसलिए बनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में गया है, लेकिन उसमें एक ना होकर 2 या 3 लाइंस होती हैं, वो क्यों है ये हमें पता नहीं चलता। तो फाइन लाइंस जो होती हैं उनके बारे में कोई भी ये जानकारी हमें को नहीं देता। तीसरा जीमैन और स्टार्क इफेक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई स्पेक्ट्रल लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं तो स्प्लिट हो जाती है इनटू 1 और 2 और मोर लाइंस। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं तो भी ऐसा ही होता है। तो ये जो इफेक्ट्स होते हैं स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट, ये भी इसको मतलब एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तीसरी हमने चीज़ देखी जब हमने इलेक्ट्रॉन का
ऑर्बिट निकाला तो उसके अंदर हमने रेडियस निकाला, उसका वेलोसिटी निकाली, एग्जैक्टली निकाल ली। लेकिन हम देखेंगे जैसे कि हम आगे चलते हैं, जैसे जैसे जो आपकी क्वांटम फिजिक्स में डेवलपमेंट आया, जो इम्प्रूवमेंट आया, हमें नई नई डिस्कवरीज हुई, तो उससे ये पता चला कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन या मोमेंटम साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वन ऑफ द कोर एलिमेंट है ना, कोर कंसेप्ट है क्वांटम फिजिक्स का। यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल पे जो भी लॉ है उसका एक बेसिक लॉ है। तो हमारे जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है वो इसके बारे में कुछ नहीं बताता, वो तो पूरी तरह कैलकुलेट कर देता है। इसका मतलब जो हम मोमेंटम निकाल रहे हैं या पोजीशन निकाल रहे हैं वो एक्चुअली पूरी तरह से सही है नहीं, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताता नहीं है। ऐसे ही आपका ड्यूअल पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे को भी ये इग्नोर कर देता है। और इसके बाद क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो कोई ब्राइटनेस है, रिलेटिव ब्राइटनेस है, कोई ज़्यादा ब्राइट होती है, कोई लो ब्राइट होती है, वो भी इसके बारे में ज़्यादा ये बताता नहीं है। तीसरी है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी पर्टिकुलर शेप होती है मॉलिक्यूल्स की, वो ऐसी क्यों होती है वो भी इसके बारे में आपका बोहर एटॉमिक मॉडल बताता नहीं है। और तीसरा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी है लॉस क्यों नहीं होती, है ना। तो वो क्यों नहीं होती वो भी इसको बताता नहीं है, बस ये बताता है कि भाई होती नहीं है बस। लेकिन हमें पता था रदरफोर्ड मॉडल तो इसी बेसिस पे हमने रिजेक्ट कर दिया था ना, कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा और वो धीरे धीरे से इनर ऑर्बिट में जाते जाते न्यूक्लियस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं करता, बस बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन वो है क्या, वो उसकी एनर्जी जो है फिक्स है, ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ बताता नहीं है। तो ये कुछ जो है लिमिटेशंस हैं जो कि एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें ना एक चीज़ और हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वन ऑर्बिट से दूसरे में जंप करता है तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनती हैं वो कैसे बनती है ना, और उनको क्या बोलते हैं। तो सम फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि आपके पास अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं ना। मान लो ये आपके पास इनर ऑर्बिट है जो n=1 है, ऐसे n=2 है, ऐसे n=3 है ना, n=3 है, इस तरह से। तो इन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है इसको मैं जो n=1 को मैं एक स्ट्रेट लाइन से बताता हूँ। मान लो n=1 है ना। तो ये जो दूसरा वाला है n= मान लो 2 है, इनके बीच में काफ़ी गैप रहेगा, लेकिन n3 जो है रिलेटिवली थोड़ा नज़दीक होता है ना, ये n=3 है। ऐसे जो नेक्स्ट वाला होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ कहीं होगा, n=4, थोड़ा और नज़दीक होता है, एनर्जी का गैप इतना रहता है। फिर जो n=4 होगा वो थोड़ा और नज़दीक होता है, n=5, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से नीचे आता है, n= मान लीजिए 1 पे आता है, चाहे 2 से आए, चाहे 3 से आए, चाहे 4 से आए या 5 से आए या कहीं हायर ऑर्बिट से आए, तो ये जो सीरीज बनती है ना स्पेक्ट्रल लाइंस की, इसको कहते हैं हम लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो इसमें जो आपके पास एनर्जी का डिफरेंस निकल के आएगा ना, वो आएगा -13.6। आपके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, आप हायर ऑर्बिट में से जा रहे हैं लोअर ऑर्बिट में, तो आपके पास जो है एक तो रहेगा 1 और दूसरा रहेगा जो भी दूसरा ऑर्बिट है n², ठीक है। इसमें आ रहा है आपको, ये आपको ध्यान है, ये लाइमन के लिए n= यहाँ पर m को आपने 1 फिक्स कर लिया। सिमिलरली हो सकता है आप 2 में आ रहे हैं, है ना। इसमें जो एनर्जी होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फर्स्ट गैप होता है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो लाइंस निकलती हैं इलेक्ट्रिक, जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके पास किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मैच करती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बराबर होती हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकंड पे आ रहे हो किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। ये आपके बाल्मर सीरीज है। इसके बाद पास्चन, अगर आप थर्ड पे आ रहे हो, फर्स्ट से आ रहे हो, मतलब चाहे तुम फिफ्थ से आ रहे हो, चाहे फोर्थ से आ रहे हो या हायर ऑर्बिट से आते हो, इसको कहते हैं पास्चन सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं अलग अलग, पी फंड है, पास्चन है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको बामर सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो रेडिएशन निकलते हैं उसमें आपके ये लेमिन के लिए हो गया, ऐसे अब बामर के लिए क्या होगा,
बॉमर के लिए हम लिख सकते हैं जो एनर्जी आएगा वो 13.6 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा, 2 का स्क्वायर, बाकी हायर ऑर्बिट्स में आएगा एन स्क्वायर, वेयर यहाँ जो एन है ना बेटा वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पास्चन की बात कर रहे हैं तो पास्चन में ये जो अच्छा इसमें जो रेडिएशन निकलते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, ये तो पहले वाले में तो अल्ट्रावायलेट को बिलोंग करते थे, यहाँ जो रेडिएशन निकलते हैं वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को बिलोंग करते हैं, है ना, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। और पास्चन उससे ऊपर जो होते हैं, पी फंड हो गया, ब्रैकेट हो गया, वो जो आपके पास होते हैं, फॉर एग्जांपल पास्चन में जो आपके पास लोअर जो एनर्जी ऑर्बिट होता है वो थर्ड होता है ना, तो हर और जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा हाइर से आएगा, 4 से या 5 से आएगा, तो एनर्जी जो यहाँ पर चेंज आता है -13.6 यहाँ पर लिख देंगे 1/3 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर, वेयर हम मान के चलते हैं जो एन की वैल्यू है ना ग्रेटर देन 3 है। सिमिलरली फॉर पी फंड एंड ब्रैकेट एंड पी फंड, तो आपको ये चीज़ देना है, पी फंड हो गया और ब्रैकेट हो गया एंड ब्रैकेट। तो ये आपके पास जो पास्चन होता है, पी फंड, ब्रैकेट, ये सारे के सारे इंफ्रारेड को रिप्रेजेंट करते हैं, इंफ्रा रेड रेडिएशंस को बिलोंग करते हैं जिसमें रेडिएशन निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो एटॉमिक मॉडल है बोहर का हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को पसंद करें। इस तरह के जो है दूसरे कंटेंट अगर आप चाहते हैं बनाएं तो इसको जो है मुझे प्रोत्साहन दें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। थैंक यू।